झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी से मिलाने जा रहे हैं जिसने की कोशिश तो की ही, लेकिन कामयाबी उससे भी कहीं ज्यादा हासिल की। आइए देखते हैं एवी। मशहूर निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी साहब और मां मोहिनी के घर रमेश नाम के पुत्र ने जन्म लिया, जिन्हें आज हम शोले फेम रमेश सिप्पी साहब के नाम से जानते हैं। सन 1953 में बनी फिल्म शहंशाह में अचला सचदेव के पुत्र की भूमिका निभाने वाले रमेश जी ने 2 और फिल्में भाई बहन तथा बेवकूफ में भी बतौर बाल कलाकार काम किया। निर्देशक बनने से पहले रमेश जी ने अपने ही होम प्रोडक्शन सिप्पी फिल्म्स में करीब 7 साल तक बतौर प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन असिस्टेंट काम किया। इनमें जौहर महमूद इन गोवा और मेरे सनम जैसी फिल्में शामिल हैं। सन 1971 में सुपरहिट फिल्म अंदाज से निर्देशक बनने वाले रमेश जी ने सन 1972 में एक और सुपरहिट फिल्म बनाई, सीता और गीता। इसके बाद सन 1975 में उन्होंने फिल्म शोले का निर्देशन किया, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचा। इसके बाद शान, शक्ति और सागर जैसी हिट फिल्में बनाने के बाद रमेश जी ने अपना रुख छोटे पर्दे की ओर मोड़ा और बुनियाद जैसा सशक्त सीरियल बनाकर टेलीविजन पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। सन 1989 में भ्रष्टाचार, 1991 में अकेला तथा 1995 में जमाना दीवाना जैसी फिल्मों का निर्देशन करने के बाद उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें कुछ न कहो, दम मारो दम जैसी फिल्में उनके पुत्र रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट की। हाल ही में रमेश जी एक और फिल्म शिमला मिर्ची का निर्देशन कर रहे हैं, जो शीघ्र ही रिलीज होने वाली है। तो आइए रमेश जी से खुद जानते हैं कोशिश से कामयाबी तक के उनके सफर के बारे में। तो ये थे रमेश सिप्पी जी। आइए उनसे मिलते हैं। रमेश जी, हाय। आपकी हॉट सीट। तो वैसे तो मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन आज हम दर्शकों के साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक फ़िल्म फैमिली से हैं, बहुत बड़ी फ़िल्म फैमिली से, जीपी सिप्पी जी के बेटे हैं। तो बचपन में एक फ़िल्म फैमिली का क्या माहौल होता था और किस तरह की ज़िंदगी थी? मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि मेरा कोई बचपन था नहीं। सलीम जावेद खास करके कहते हैं कि ऐसा लगता है पैदा होते ही आप कुछ 20-21 साल के हो गए। हमेशा ज़रा गंभीर से रहते हैं, सोच विचार में की दुनिया में रहते हैं। तो शायद ये उनका कहना सही है। बचपन मुझे वाकई इतना याद है कि जब से मैं पहली बार स्टूडियो में मैंने एंट्री ली, कुछ 5-6 साल का था मैं, तब से बस वही एक दुनिया मेरी रही है। ज़रूर मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, लंदन भी गया, लेकिन पढ़ाई के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत खेल कूद लिया, बहुत बचपना किया। वैसे थोड़ी सी क्रिकेट भी खेल ली, थोड़ा सा टेबल टेनिस भी खेल ली, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर मैं किताबों में और फिल्मी दुनिया में पिक्चर देखने ज़रूर जाता था। और स्कूल के सामने मेट्रो सिनेमा भी था, तो सेंट ज़ेवियर्स स्कूल। तो कुछ ऐसी ज़िंदगी गुजरी हमारी कि कब बचपना निकल गया और मैं बड़ा हो गया पता नहीं चला, और मैं सेट्स पे पहुंच गया। ये बताइए, बचपन में आपने 3 पिक्चरों में काम किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट।
तो फिर एक्टिंग करने के बाद आपने डायरेक्शन क्यों चूज़ की? आप फिल्म फैमिली से थे, बहुत आसानी से एक एक्टर भी बन सकते थे। पहली बार जब मैंने एक्टिंग की तो मुझे एक रोल, एक लाइन या एक वर्ड कहना था शायद, मम्मी मम्मी, बस इतना था। फिल्म थी शहंशाह और मैं छोटे हीरो का, रंजन साहब ने रोल प्ले किया था और मैं अचला सचदेव जी के पास भागा भागा गया और मैंने कहा मम्मी मम्मी, जाके उनसे गले मिला। तो इतना था मेरा इंट्रोडक्शन एक्टिंग का सिनेमा की दुनिया में। और ऐसे ही 2 रोल और किए मैंने। सेकंड रोल था विलन का, रुमाल बांधे गले में, टी शर्ट पूरी स्ट्राइप वाली, जो दादा, जग्गू दादा था नाम मेरा उसमें। और फिल्म का नाम था भाई बहन। तो उसमें मैंने काफ़ी दादागिरी की और लेकिन फिल्म ठीक ठीक गई, बहुत बड़ी हिट नहीं थी और ना ही फ्लॉप हुई। लेकिन मुझे जो लगा कि फिल्म मेकिंग एक चीज़ है, उसमें हम बाहर से समझते हैं कि क्या है और लगता है कुछ है और है कुछ और, लेकिन बहुत सी मेहनत जाती है उसमें एक एक चीज़ सही करने में। और उस छोटी सी उम्र से ही मुझे लगा कि ये जो हो रहा है कुछ ऐसा भी हो सकता था, कुछ ऐसा भी हो सकता था, ये कुछ ठीक सा। तो उसी ज़माने में मैं कहीं टेबल ठीक कर लेता, कहीं कुछ और ठीक कर लेता, तो मेरा दिमाग इस एरिया में चलने लगा कि और सही कैसे हो सकता है। तो ध्यान हमेशा उसमें रहा, या कोई परफॉर्मेंस हो रहा हो उसमें पहले तो मैं खो जाता था क्योंकि सब अच्छे अच्छे एक्टर काम कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा क्यों एक कन्विक्शन सी, अगर परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है एक्टर तो ऐसे लगता है आप उसकी ज़िंदगी में अंदर घुस गए, उसकी अंदरूनी बातें समझने लगे हैं, उसके इमोशन समझने लगे हैं। वाकई जब टेक ओके हो जाता था तो मैं हैरान हो जाता था कि ये कैसे लोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने मेंशन किया था कि आप लंदन भी गए पढ़ाई करने, उस किस्से के बारे में हमें बताइए। 1961 की बात है। मेरे पिताजी ने सोचा कि ये फिल्म लाइन का धंधा है तो एक लड़का वहाँ जाकर पढ़े, कुछ और भी सीख कर आए। तो उन्होंने मुझे कोई फिल्म स्कूल में नहीं भेजा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा, ताकि मैं कुछ पैसों की कदर करना शुरू करूं। कोई वेस्टर नहीं था मैं, लेकिन फिर भी बिजनेस में पैसों को कैसे संभालना है उसके बारे में। मैं गया वहाँ पढ़ाई शुरू की मैंने। ठंड भी लगती थी और साथ में मैंने सोचा कि कुछ सीख लूँ। कोशिश ज़रूर की मैंने, लेकिन दिल नहीं लगा। कुछ 4-5 महीने इस तरह गुजर गए और फिर एक दिन मैंने फ़ोन किया पिताजी को और कहा कि सच बात तो ये है कि आप मेरे पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं और मेरा मन नहीं लग रहा। तो मैं हैरान हो गया जब मेरे पिताजी ने ये कहा, नहीं लग रहा, ठीक है, जब चाहे प्लेन पकड़ के आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि इस तरह इतने आसानी से उन्होंने पैसे खर्च करके मुझे वहाँ भेजा था। इतने महीने रहा मैं, शायद 6 महीने पढ़ाई की, 5-6 महीने, हाँ कुछ रहा मैं वहाँ। और ऐसे ही वापस आ जाओ। कुछ थोड़ा सा गिल्टी भी फील किया मैंने कि पैसे बहा दिए मैंने पिताजी के। लेकिन जो अंदर से आवाज़ थी
कि मुझे वापस उन्हीं सेट्स पे जाना है, उन्हीं फिल्मों में ही काम करना है और फिल्मों में कुछ कर दिखाना है। वो जो अंदर से एक आवाज़ थी वो जाग उठी थी और मैं हफ्ते भर 10 दिन में मैं वापस लौट आया। अच्छा, वापस आके आपने, मुझे मालूम है कि मॉर्निंग कॉलेज ज्वाइन किया। एक नॉर्मल यंग लड़के की तरह आपने कॉलेज लाइफ को नहीं एंजॉय किया जैसे वो जाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आपने मॉर्निंग क्लासेस चूज़ की। ऐसी बात नहीं है कि हम खूबसूरती के एडमायरर नहीं थे, वो तो नज़र आती थी आसपास, लेकिन हर चीज़ से ज़्यादा मुझे काम की एक तड़प थी। तो मैंने मॉर्निंग क्लासेस इसलिए ज्वाइन किए, वो कन्वीनियंट थे, वो घर के पास कॉलेज था, जय हिंद कॉलेज, और 7 to 10 के क्लासेस थे। तो 10 बजे सीधा मैं वहाँ से स्टेशन, चर्च गेट स्टेशन चला जाता था और पहुँच जाता था स्टूडियो, और वहाँ 10 से 10 मैं स्टूडियो में काम करता था। और मेरा काम क्या था, पहले तो ऑब्जर्व ही करता रहा, फिर पार्टिसिपेट करने लगा कि भाई तो प्रोडक्शन का काम, चाय कैसे आती है, पानी कौन ले आता है, किसको क्या देना चाहिए, देखभाल हो रही है सबकी, क्यों वक्त लग रहा है, शॉट क्यों नहीं हो रहा, ये सारी बातें। तो ये मेरे बाद में मेरे बहुत काम आई ये सारी बातें, क्योंकि जब मैं खुद डायरेक्टर बनने चला था तो बाकी चीज़ें क्या होती हैं सेट पर और कैसे होती हैं वो काफ़ी समझ में भी आ रही थी, और लाइटिंग डिपार्टमेंट और कैमरा डिपार्टमेंट और बाकी। तो आपको लगता है कि एक इंसान जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसे जब कोर्स करता है आज, जैसे कि लोग जाके सीखते हैं डायरेक्शन कैसी होती है, तो उसमें प्रोडक्शन के बारे में, लाइट्स के बारे में, कैमरा के बारे में, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक डायरेक्टर के लिए। म्यूज़िक के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने साल मैंने वो कुछ 7-8 साल गुजारे इस तरह से कि म्यूज़िक सिटिंग पे भी मैं चला जाता था, और भी बातों में मैं पहले साल 2 साल तो मैं सुनता रहा। मुझे इतना भी याद है कि जब मैं सेट पे जाकर कुछ सजेशन दी मैंने, पहली बार आईएस जौहर का सेट था, तो क्यों ना इसको इस तरह किया जाए। अब कभी डायरेक्टर के सामने ऐसे नहीं कहा जाता, वो मुझे तमीज़ उस वक्त नहीं थी। और मिस्टर आईएस जौहर जो कॉमेडियन हैं, हंसते रहते थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, उन्होंने मुझे एक लुक दिया कि ये कौन बोल रहा है। तो एक समझ में आ गई बात सही नहीं की मैंने। उन्होंने बाद में पिताजी से कहा भी कि अपने बेटे से कहिए कि सेट पे कुछ ना बात करें। मुझे उस वक्त बुरा भी लगा, लेकिन अच्छा फिर इस बात का लगा कि जब आईएस जौहर साहब ने मेरी फिल्म देखी तो उसने कहा कि मुझे वो दिन याद है जो मैंने डांट लिया था, लेकिन वाकई तुम ऑलरेडी उस वक्त तुमने सीखना शुरू कर दिया था। तुमने जो बात कही वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन बीच में जो आप टपके वो नहीं अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा चलिए, एंथुजियाज्म था मेरा दिल कह रहा था मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैंने गलती की, आपने सुधार दी। मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं रमेश सिप्पी जी से। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आपके बचपन की और आपकी पढ़ाई की। अब चलते हैं आपकी पहली फिल्म पर। आपकी पहली फिल्म थी अंदाज़, एक ऐसी फिल्म जिसमें कि बहुत ही अनयूजुअल सा सब्जेक्ट था एक पहली फिल्म के लिए। तो आपने वो सब्जेक्ट
अंदाज का सब्जेक्ट क्यों चुना, कैसे चुना और वो फिल्म कैसे बनी? बात यह है कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी थी, हिंदुस्तानी भी और वेस्टर्न फिल्म्स भी, अमेरिका की फिल्में, इंग्लैंड की फिल्में, यूरोप की फिल्में, और मुझे कुछ ऐसे लगा कि हिंदुस्तान में जो फिल्में बन रही थी वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच भी नहीं कर रही थी। बहुत कम फिल्में ऐसी बन रही थी, वरना वही हीरो हीरोइन, कॉलेज रोमांस और या फिर कोई सीरियस टॉपिक पे कोई और बात, लेकिन कोई सोशल प्रॉब्लम्स जो थे उस वक्त के, जैसे विडो और उनकी ज़िंदगी, विडोज़ की ज़िंदगी क्या होती है, तो विडो मैरिज इस फिल्म का सब्जेक्ट तो एक सब्जेक्ट जो मुझे पसंद आया कि एक शादीशुदा आदमी जिसने अपनी बीवी खो दी है और गुज़र गई है उसकी बीवी, और एक बच्ची है उसकी, और वो एक औरत से मिलता है जिसने भी अपना पति खोया है और उसका एक लड़का है। तो ये दोनों जब मिलते हैं और काफ़ी मुश्किल है उनका मिलना जुलना भी, और लेकिन क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स को खो दिया है और दोनों के पास एक एक बच्चा है, तो मुझे लगा कि ज़रूर जो ऑडियंस इसे देखेगी वो चाहेगी कि किसी न किसी तरह ये दोनों साथ हो जाएं, और ये बच्चे भी दोस्त होने लगे हैं। तो ये इस बात ने मुझे फैसिनेट किया कि हम प्रॉब्लम ज़रूर सोशल लेवल वाला टैकल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा ताकि वो प्रीची ना लगे। उसमें गाने भी हों, रोमांस भी हो और अच्छी अच्छी बातें हों, तो वो उनके पास्ट से हमने ले ली। जो औरत है वो हेमा मालिनी ने वो रोल अदा किया था राजेश खन्ना ने आपकी फिल्म में, तो उसके लिए जो शायद उस वक्त की बात, लक की बात है, राजेश खन्ना की पहली फिल्म हमारे साथ बनी थी, नॉट एज ए डायरेक्टर बट हमारी कंपनी में, और फिल्म का नाम था राज। तो जब मैंने उनसे कहा कि एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल है, छोटा सा है और ऐसा ऐसा रोल है, उन्होंने मुझे 1 मिनट के लिए साइलेंस दी और 1 मिनट के लिए चुप हो गए और फिर कहा डन, मैं कर दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और शायद अगर वो ना होते उस फिल्म में तो वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल भी फिल्म नहीं होती। आज तक वो गाना गाया जाता है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। दैट्स राइट, बहुत सही बात कही आपने। वो गाना और राजेश खन्ना ने एक फिल्म को एक एक्स्ट्रा एक फिलिप दिया। फिल्म की कहानी, फिल्म के परफॉर्मेंसेस, शम्मी कपूर का वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और हेमा जी का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और अरुणा ईरानी का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था उसमें। अचला सचदेव भी थी, बहुत से लोग थे। खैर, अब जब ये फिल्म बनाई आपने तो आपके फादर ने कभी ऑब्जेक्ट किया सब्जेक्ट पे, या कहा कि ये क्या बना रहे हो, या उनकी क्या ओपिनियन थी? ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं। तो जो तुम चाहते हो वो सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि तुम्हें दिल से बनाना है ये। तो और बात ये थी कि हमने शम्मी कपूर साहब के साथ एज अ प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव काम किया था पिछली फिल्म में ब्रह्मचारी, जिसमें उनको अवार्ड भी मिला था, बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो हम चाहते तो थे कि शम्मी कपूर साहब के साथ फिल्म बनाएं, और मुझे लगा कि अब वो मैच्योर होने लगे हैं तो क्यों ना एक हटके रोल करें और सब्जेक्ट, तो इसीलिए ये बात हुई।
आपके बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर आपकी जो फिल्म्स होती हैं वो हर सब्जेक्ट अलग हटके होता है। कई डायरेक्टर्स हैं जो एक जॉनरा जब शुरू कर देते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो अगली फिल्में जो हैं उसी जॉनरा की बनाते हैं। अगर रोमांस करते हैं तो रोमांटिक फिल्म्स ही बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं तो कॉमेडी के बाद कॉमेडी बनाते हैं। लेकिन आपकी हर फिल्म का सब्जेक्ट अलग होता है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है और कुछ हटके होता है। आपने कभी अपने जॉनरा को रिपीट करने की कोशिश नहीं की है। तो आपकी जो सेकंड फिल्म थी, मेरी सेकंड फिल्म सीता और गीता थी, जो बिल्कुल अलग थी अंदाज से। अंदाज से तो बिल्कुल ही अलग थी और काफ़ी फिल्मों से अलग थी। अगर मिलती जुलती थी तो राम और श्याम से। फीमेल वर्जन। वहाँ एक दिलीप कुमार साहब ने रोल प्ले किया था राम का और श्याम का, और यहाँ हमने हेमा मालिनी को लेकर सीता और गीता बनाई। सलीम जावेद को जब मैंने ये थॉट सुनाया था कि इस तरह की हम फिल्म बनाएं तो बहुत उछल पड़े उस पर और बहुत एंथुजियाज़म के साथ बोला हाँ ये तो फटाफट हो जाएगी। वाकई 1 महीने में पूरा स्क्रिप्ट तैयार हो गया, कास्टिंग हो गई और मेरा ख्याल है 1971 में अंदाज़ रिलीज़ हुई। अप्रैल या मई के महीने में और जुलाई के महीने में हमने शूटिंग शुरू कर दी। तो काफ़ी तेज़गी से काम हुआ और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बन गई और फिल्म भी माशाल्लाह। हेमा मालिनी जी के साथ आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, मतलब 4 फिल्में आपने उनके साथ की हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन जो आप अभी शूट कर रहे हैं। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पहली बार जब मैंने उनके साथ फिल्म बनाई तो उनकी फिल्म देखी ही नहीं थी मैंने। अच्छा। लेकिन सबने कहा कि बहुत खूबसूरत हैं, डांसर भी अच्छी हैं और काम भी अच्छा करती हैं। तो हमने कहा फिर हम कौन हैं पूछने वाले, हम तो नए हैं। हमें एक अगर सुपरस्टार बना बनाया मिल रहा है और शम्मी कपूर और उनकी कॉम्बिनेशन, हेमा मालिनी कॉम्बिनेशन, एक नई सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। और सिर्फ मैंने उनसे कहा कि इस टाइप का रोल है, माँ का रोल है और आपका करियर अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये करना चाहेंगे? उन्होंने कहा रोल अच्छा है तो करूँ। आप ये सोचिए कि ये मैं कर पाऊँगी। अच्छा ये बताइए, सीता और गीता में आपने हेमा जी को एक पंखे पे चढ़ा दिया था, एक ऐसा सीन था, आपने कैसे कन्विंस किया उन्हें कि वो पंखे पे चढ़ जाएं? बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद चढ़ गया उस पर। मैंने पंखे पर चढ़कर उनसे कहा देखिए ये बिल्कुल मजबूत है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, देखिए। थोड़ा सा मैंने स्विंग भी कर लिया ताकि उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने देखा, काफ़ी देर तक देखती रहीं कि ये अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड। हमारे जो अजीज़ भाई थे उन्होंने बड़े मजबूती से वो पंखा फिट कर दिया था जी। तो जैसे मैं उतरा उन्होंने सांस ली और चढ़ गई पंखे पे। ये हमारा पहला शॉट था बाय द वे ऑफ द फिल्म। वाह। चलिए आगे की फिल्मों के बारे में आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं रमेश सिप्पी जी से। तो हमने बात की आपकी पहली फिल्म और सीता और गीता के बारे में। अब आ जाते हैं द बिगेस्ट सक्सेस फिल्म ऑफ इंडिया। आज तक शोले को कोई बीट नहीं कर पाया है। शोले एक बहुत ही लैंडमार्क फिल्म रही है। तो शोले के बारे में बताइए कि फिल्म कैसे कंसीव हुई और इसकी कास्टिंग कैसे हुई? बात कुछ ऐसी गंभीर प्रॉब्लम आ गई थी कि अब सीता और गीता बहुत बड़ी हिट हो गई, इसके बाद क्या करें। तो काफ़ी सिटिंग्स हुई, एक आइडियाज़ आगे पीछे हुए और फाइनली ये फैसला हुआ कि एक एक्शन एडवेंचर फिल्म बनाते हैं। और एक्शन एडवेंचर फिल्म जो वेस्टर्न फिल्म्स बनती थी
उस स्टैंडर्ड की कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जैसे वहाँ के मैकेनास गोल्ड, मैग्निफिसेंट सेवन, बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, ये सारी फिल्में थी जो और भी बहुत सी थी। और हमें ऐसा लगा कि इस तरीके की फिल्म इस पैमाने पे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकती। जो भी हो कोशिश तो पूरी करेंगे। तो ख्याल यहाँ से शुरू हुआ, तो फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा और बहुत सी लाइंस इधर उधर बातें हुई, लेकिन एक दिन सलीम जावेद साहब आए और उन्होंने एक 4 लाइन का आइडिया हमें सुनाया। वो 4 लाइन का आइडिया बेसिस बन गया हमारी कहानी का, और उसको फिर डेवलप किया हमने और स्क्रीन प्ले बन गया। स्क्रीन प्ले से डायलॉग पे हम चले गए और एक एक स्टेज पे ये चीज़ बड़ी होती चली गई, बेहतर होती चली गई और खूबसूरत होती चली गई और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। फिर कास्टिंग पे जब आई, जब स्क्रिप्ट तैयार होने लगी तो एक तो ये फैसला ज़रूर हुआ कि धर्म जी, संजीव कुमार जी, हेमा जी, ये तीनों हमारी फिल्म में ज़रूर होने चाहिए। तो उनके लिए ये रोल्स हो गए। अब जो बाकी 2 रोल हैं रोमांटिक पेयर के, तो उनके लिए जया जी की बात हुई कि जया जी बहुत अपकमिंग और अच्छी आर्टिस्ट हैं और ऑलरेडी उनकी हिट्स। बहुत छोटा रोल था आपकी फिल्म में, उन्हें कैसे कन्विंस किया आपने इतना छोटा रोल प्ले करने के लिए? इसका बेस्ट आंसर मैं इससे दे सकता हूँ आपको कि फिल्म के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इतने छोटे रोल के लिए आपने जया जी को क्यों लिया। मैंने कहा बताइए, आप ये बताइए कि आप किसको लेते अगर आपको ये रोल कास्ट करना होता। एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपनी आँखों से सारी बातें कह सके, वो जो गंभीरता, वो जो अंदर का जो गम, और ऊपर से एक विधवा जो एक और आदमी में इंटरेस्टेड होने लगी है, वो अपनी आँखों से नहीं बात करेगी तो कैसे बात करेगी? उनसे फ्लर्ट तो नहीं कर सकती। तो शी हैड टू बी समबडी। लेकिन उनके लिए ये एक्सेप्ट करना, मतलब क्योंकि काफ़ी अच्छी बड़ी फिल्में कर रही थी, तो आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया? मेरा ख्याल है उनको एक तो स्क्रिप्ट पसंद आई और कुछ डायरेक्टर का भी होगा हाथ कि भाई ये डायरेक्टर अच्छे हैं तो काम अच्छा हो जाएगा। और साथ में अमिताभ बच्चन साहब अगर आ गए तो उस वक्त उनके दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह थी जी। और जो फिल्म शुरू होने से पहले उनकी शादी भी हो गई। तो आई थिंक ये तीनों बातें मिल मिलाकर उन्होंने फैसला कर लिया। अमजद खान के बारे में बताइए, बहुत कहा जाता है, बहुत कहानियाँ किस्से हैं उनकी कास्टिंग के बारे में, तो वो बताइए। हाँ, वो एक दिलचस्प कहानी ज़रूर है क्योंकि हमने डैनी डेंजोंगपा को साइन कर लिया था इस रोल के लिए। वाकई उस वक्त का वो बहुत अच्छा एक्टर था और शायद अगर कर लेता तो अच्छा ही काम करता, लेकिन किस्मत की बात है कि जब हमारी शूटिंग शुरू होने लगी वो बिज़ी हो गए। फिरोज़ खान साहब की फिल्म बन रही थी धर्मात्मा, तो उसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई थी। अब वो फिल्म छोड़कर भी नहीं आ सकते थे, ये कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो फिल्म में उनका रोल भी बेहतरीन है और यहाँ कुछ 5-6 महारथी हैं, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा इनके बीच। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर उन्होंने मुझे फाइनली कह दिया कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊँगा। अब हम दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें हम, क्योंकि महीने भर से कम बाकी था
शूटिंग शुरू होने में, और हमारे पास एक मेजर एक्टर नहीं था, मेजर रोल के लिए एक एक्टर नहीं था। तो हमने काफ़ी सोच विचार किया और सलीम जावेद ने फाइनली सजेस्ट किया कि ये जयंत साहब का एक लड़का है अमजद खान, और वो शायद इस रोल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इत्तेफाक की बात है कि मैंने अमजद खान को स्टेज पे देख लिया था। उस प्ले में मेरी बहन काम कर रही थी, सोनी, उसके ऑपोजिट अमजद खान ने रोल प्ले किया और बहुत अच्छा अदा किया उसने वो रोल। तो मुझे लगा एक्टर तो अच्छा है, एक साउथ अफ्रीकन का रोल प्ले किया था। तो लेकिन मैं कन्विंस हो गया कि ये आदमी एक्टर अच्छा है, फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि ऐसे ही उसे लिया जाए। तो उसे हमने ऑफिस में बुला लिया, दरवाजे से एंट्री मारी उसने, मैं लेटा हुआ था वहाँ गद्दी पे, मैंने घूम कर देखा और जैसे वो मेरे सामने से यूं गुजरा, मेरे सामने आया, तो मुझे लगा ये मेरा गब्बर है। तो फैसला हमने कर लिया। उसके बाद कुछ टेस्ट वेस्ट भी लिए, कपड़े पहनाए, उसको थोड़ा सा कहा कि दाढ़ी बढ़ाइए, उसे तस्वीरें भी ले ली और मैंने कहा चलिए हमारा गब्बर हमें मिल गया। हो गया। उनकी आवाज़ के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बाद में। काफ़ी लोग चाहते थे कि उनकी आवाज़ डब की जाए क्योंकि सही पतली आवाज़ थी, या उसके बारे में क्या कहानी है? ऐसी बात ज़रूर हुई, लेकिन मेरा ख्याल है वो नॉर्मल भी है, नेचुरल भी है। वो चाहते थे कि इतने 3 महारथी के सामने एक आदमी आएगा और एक अजीब सी आवाज़ में बात करेगा, तो क्या वो फियरसम होगा, डरावना होगा, उसमें भारीपन आएगा एक, कि वो टक्कर ले सके। क्यों कन्विंस थे कि ये आवाज़ सही रहेगी? क्योंकि उस आवाज़ की जो अजीबियत थी, उसी में उसकी खूबसूरती भी थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर इस आवाज़ को अलग कर देते, उस हंसी को जो आगे चलकर इतनी पॉपुलर हुई, जो और वो जो डायलॉग्स, जो सिंग सॉन्ग यूपी एक्सेंट के जो डायलॉग होते हैं, अरे ओ सांभा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, तो इस टाइप का जो मामला था, उसकी जो आवाज़ ग्रफ थी, और वो हंसने लगा जब गोली चला के सबको उसने मार दिया और फिर हंसने लगा, वो जो अजीब सी हंसी थी, तो वो किसी और के आवाज़ में नहीं डब हो सकती थी, उसी आवाज़ में अच्छी लगती थी। खैर बाकी तो हिस्ट्री है। बहुत मज़ा आ रहा है, और शोले की तो इतने बातें कि शायद हमारा पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम बातें करते रह जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में। आज हम बात कर रहे हैं शोले के फिल्म मेकर रमेश सिप्पी जी से। तो शोले की बात हो रही थी, बहुत कुछ कह सकते हैं शोले के बारे में, लेकिन इस वक्त मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगी। पहले तो ये बताइए कि शोले इतनी बड़ी सक्सेस होगी, क्या आपको ये कभी अंदाज़ा था, और कैसे ये फिल्म सक्सेसफुल हुई, उसके बारे में बहुत किस्से हैं। शोले एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, इसका अंदाज़ा था हमें, और ये पसंद आएगी ये भी हमें कॉन्फिडेंस काफ़ी था। लेकिन 40 साल बाद भी उसका ज़िक्र होगा और लोगों के ज़ुबान पर उसके डायलॉग इस तरह रटे हुए रहेंगे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हिस्ट्री में पहली बार उसका रिकॉर्ड निकला और ऐसी बातें हुई, ये सब कभी सोचा नहीं था हमने। ये तो एक फिनोमिनन है, और फिनोमिनन को कभी ना एंटिसिपेट किया जा सकता है, ना डिस्क्राइब किया जा सकता है, बस हो जाता है। नहीं, किस्से बहुत हैं, जैसे कि पहले हफ्ते कहा गया कि शोले तो छोले है और बिल्कुल नहीं चलेगी, और फिर आपको बुलाया गया एक थिएटर में, उसके बारे में नहीं, ये सारी बातें जो हैं वो ट्रेड ने की, ऑडियंस ने कभी ऐसा नहीं कहा। शोले उन फिल्मों में से है, ऐतिहासिक हो गई है, इसीलिए आज हम उसकी बातें इस तरह कर रहे हैं। लेकिन शोले के बारे में काफ़ी लोगों ने
डाउट भी किया था। जब रिलीज़ हुई तो ऐसे लगा था कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, ये तो, और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल इंडस्ट्री के लोगों ने कह दिया कि ये बिल्कुल नहीं चलेगी, ये तो छोले हो गई, जैसे आपने कहा। इसमें माँ कहाँ है? इसमें माँ नहीं है, इसमें बहुत लंबी फिल्म है और इसके शो टाइमिंग्स बड़े ऑड हैं, तो कैसे ये फिल्म चल सकती है। लेकिन एक सिनेमा वाले ने मुझे बुलाया, गीता वर्ली, मुंबई के शहर में। उन्होंने कहा कि आप मेरे थिएटर में आइए, मुझे कुछ कहना है आपसे। मैं गया वहाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे था पहले हफ्ते का, और तब तक हम पूरे जनाजे निकल चुके थे फिल्म के। तो हम वहाँ गए और उन्होंने कहा कि ये आप देख रहे हैं स्टॉल, यहाँ हमारे कोक और चाय और वेफर वगैरह बिकते हैं, यहाँ कोई बिक्री नहीं हो रही। मैंने कहा यार तुमने मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ कि और भी नमक छिड़क रहे हो मेरे जख्मों पे, क्या है? वो कह रहा नहीं, इंटरवल में कोई बाहर नहीं निकलता और ये नहीं ले रहे हैं ये सब रिफ्रेशमेंट क्योंकि वो सीट से उठना नहीं चाहते। वो काफ़ी स्टन्ड हैं लोग, वहाँ से उठ नहीं पा रहे, उनको आगे का हिस्सा देखना है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहे। तो आपकी फिल्म सुपर हिट है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि आप फिक्र ना करें, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी फर्स्ट टाइम्स थी शोले में, जैसे कि आपने 70 mm में फर्स्ट टाइम ये फिल्म शूट की गई, आपके जो एक्शन स्टीरियोफोनिक साउंड थी, आपके एक्शन वाले आपने लंदन से बुलाए, तो ये सब मतलब इतनी बड़ी प्लानिंग और इतना खर्चा, आपने, आपका बजट क्या था और आपने क्या खर्चा किया इस फिल्म पे, और ये सब प्लानिंग कैसे हुई? प्लानिंग तो खैर हर फिल्म की तरह थी, लेकिन वो प्लान से निकलती गई। हमने जितना हमने सोचा उससे कहीं आगे चली गई फिल्म खर्चों में और वक्त में। 1 करोड़ का बजट रखा था हमने इसके लिए और वो 3 करोड़ पे चला गया। शान के बारे में बताइए। शान शोले के बाद आपने बनाई, बहुत सोच के बनाई, अब तो आपके सर पे शोले थी, मतलब सीता और गीता ख़त्म, अब शोले थी, उसके बाद एक बड़ी फिल्म बनाना टेक्निकली बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम थी शान, और उसमें आपने कई सीक्वेंसेस शूट की, जैसे कि आपकी क्रोकोडाइल वाली सीक्वेंस थी, पानी वाली। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन वो सीक्वेंस आपने कैसे शूट किया? सही बात है, काफ़ी मुश्किल था वो सेट लगाना। मैं एक्चुअली आर्ट डायरेक्टर को लंदन ले गया था और वहाँ हमने कंसल्ट करके जेम्स बॉन्ड के आर्ट डायरेक्टर से बातें की और उनके चीफ असिस्टेंट जो थे उनको लेकर, और मेरे अपने आर्ट डायरेक्टर को मैं वहाँ ले गया, उनसे बैठकर समझकर हमने पूरा सेट डिज़ाइन किया, जिसके वहाँ बड़े बड़े ग्लास बनाए और उस ग्लास के पीछे हम समंदर देख सकते हैं जिसमें शार्क्स और पानी की जो मछलियाँ और थी वो क्रोकोडाइल और वो सब नज़र आए। तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, वो लंदन के टेक्निकलर लैब ने किया और पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ने वहाँ किया, ताकि वो लगे कि बैठे हैं और पीछे से ये सारी दुनिया जो है। असलियत में ये सारी शूटिंग एक स्टूडियो में हुई थी जी, जो कि आज आपने अपनी जो लेटेस्ट फिल्म आपने बनाई है शिमला मिर्ची, उसमें भी आपने कुछ यही टेक्नोलॉजी यूज़ किया है इतने सालों के बाद। हाँ, आज काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और जो मैं फ़िल्म बना रहा हूँ शिमला मिर्ची, वो क्योंकि वो एक छोटी सी फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, एंड इट इज़ सेट इन शिमला, तो वो शिमला में हम पूरी शूटिंग बजट के हिसाब से कर नहीं पाए, इसलिए हमने आके सेट बॉम्बे में लगाया और उसके इर्द गिर्द जो हमने ग्लासेस के थ्रू हमने देखा, वो हमने वहाँ अलग फ़ोटोग्राफ कर लिया और उसको हम साथ जब जोड़ेंगे तो हम फील यही करेंगे कि हम शिमला में हैं। शक्ति के बारे में अगर मैं बात ना करूं तो ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। पहली बार आपने और आखिरी बार शायद अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जो अपने टाइम के स्टॉलवर्ड्स हैं,
दोनों को आमने सामने खड़ा किया और उनके साथ एक फ़िल्म बनाई। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? इन दोनों को साथ में रखने से क्या आपको कोई तकलीफ़ें आई? बिल्कुल सच बात बताऊं मैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहानियाँ गाड़ सकता था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हो सकता था, लेकिन दोनों ने इतने प्यार से काम किया, इतने रिस्पेक्ट। अमिताभ बच्चन साहब को बहुत रिस्पेक्ट थी दिलीप कुमार साहब के लिए और उनके काम के लिए, और उनको भी बहुत इज्जत थी। एक नया लड़का उभर रहा है, उसके साथ काम करने का शौक़ भी था, और दोनों ने मिलकर हमें बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि मुझे ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ा। इतने अच्छे आर्टिस्ट लेने का फ़ायदा तो है ना। तो सिर्फ उन्हें इंस्पायर करना ज़रूरी होता है, और कहीं थोड़ा सा इस तरफ ना चले जाएं, कहीं थोड़ा सा उस तरफ ना चले जाएं, वो संभालना पड़ता है। बाकी और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे। वो बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने सब कुछ सही कहा, सही किया और हिला दिया लोगों के हृदय को। अच्छा, ये बताइए, फिल्मों की हमने बात की, हमने आपके पोस्ट प्री किया, उसके बाद आपने 3 फिल्में और बनाई। लास्ट फिल्म आपकी शाहरुख खान के साथ थी, रवीना टंडन ने शाहरुख खान, ज़माना दीवाना। उसके बाद आपने कुछ सालों के लिए फिल्में नहीं बनाई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह कोई ख़ास नहीं है। हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, जैसे आप ब्रेक लेते रहते हैं इस प्रोग्राम में। हमने सोचा हम भी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, मुझे लगता है ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया। लेकिन साथ साथ मेरा बेटा बड़ा होने लगा, तो मैंने सोचा मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं काफ़ी भुलक्कड़ आदमी हूँ, ये भूल गया कि एक बेटा है जिसको शौक़ है, और वो शौक़ पूरा करना, जैसे मेरे पिताजी ने मेरा शौक़ पूरा किया, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और रोहन ने भी जो पहली फिल्म बनाई वो कुछ आपके जैसा ही सब्जेक्ट लिया था, अनयूजुअल। एक मैरिड औरत है जो जिसका हस्बैंड चला जाता है, जैसे कि आपने अंदाज, और आपने अपने बेटे को शायद नहीं रोका ऐसी फिल्म बनाने से। और इसी वजह के लिए नहीं रोका कि उसको वो सब्जेक्ट उसके दिल के साथ बिल्कुल वो घुसा हुआ था उसके दिमाग में, और वो दिल से वही बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने रोका नहीं उसको, और मैंने कहा कि जो तुम बनाना चाहते हो तुम ज़रूर बनाओ, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से करूँगा। तो आपने अपने बेटे के साथ अब तक कितनी फिल्में बना ली हैं? 4 फिल्में बनाई हैं। उसकी सेकंड फिल्म थी ब्लफ मास्टर, जो बहुत बड़ी हिट हुई, बहुत पसंद आई लोगों को। और फिर हमने बनाई टैक्सी 9211, जो डायरेक्ट नहीं की थी रोहन ने, लेकिन हमने मिलकर प्रोड्यूस की थी, और मिलन लूथरिया ने उसे डायरेक्ट किया उसको, नाना पाटेकर और जॉन इब्राहिम के साथ। बड़ी दम मारो दम बनाई आपने। फिर दम मारो दम एंड नौटंकी साला, ये 2 फिल्में रोहन ने और बनाई हैं, और अब और काम चल रहा है। जब टेलीविज़न नया नया था तब आपने एक सीरियल बनाया बुनियाद, जिसे कि टेलीविज़न का शोले कहा जाता है, जहां मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। तो आपने उस स्टेज पे सिनेमा से टेलीविज़न में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया? वही बात, एक चैलेंज होना चाहिए। हमने बड़े पर्दे पे इतनी सारी फिल्में बना ली हैं, और जब एक बुलावा आया डीडी से, दूरदर्शन से, कि भाई कुछ हमारे लिए भी आप जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, आप आकर हमारे लिए कुछ बनाएं, तो पहले तो झिझक हुई कि छोटे पर्दे पे हम कैसे बना पाएंगे। लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी एक के पार्टीशन के बारे में, जब मुझे लगा कि इसके बारे में जब कह रहे हैं कि अगर इस पे कुछ बन सकता है, वो कभी सब्जेक्ट टच नहीं किया गया था, ना फिल्म में ना टेलीविज़न पे, तो इस बात ने वो चैलेंज कर दी, एक जगा दी मुझ में, और मैंने कहा कि इसको ज़रूर बनाना चाहिए ये। और दूसरी बात, मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ा जब मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला,
बहुत बढ़िया राइटर हैं वो थे, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। जितना सलीम जावेद ने मेरे लिए फिल्मों में किया, उतना ही अच्छा मनोहर श्याम जोशी ने बुनियाद के लिए किया। उसके पन्ने पढ़कर ऐसे लगता था तो मुझे तो काम करना ही नहीं पड़ेगा। आपने फिल्म लाइन में के लिए भी बहुत काम किया है पिछले कुछ सालों में, 5-10 सालों में। आप गिल्ड के प्रेसिडेंट रहे और फिकी के फ़िलहाल आप को चेयरमैन हैं, NFDC में आप चेयरमैन रहे। तो ये सब आप इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं और क्यों कर रहे हैं? जब आदमी इतना काम कर लेता है और इतना कुछ दुनिया ने दिया है, तो वो चाहता है कि वो भी अपने काम के सिवा इंडस्ट्री के लिए भी काम करे, जिसमें वो जिसने उसे सफलता दी है, बढ़ा है, और जिसने ताकत दी है मुझे, तो वो उस इंडस्ट्री के लिए भी तो काम करना चाहिए। इसीलिए मैंने इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को लेकर, और वहाँ भी टीम वर्क है, जैसे फिल्म्स टीम वर्क होती है, वहाँ भी टीम वर्क है। मैंने पहली बार एक CEO अपॉइंट किया, मिस्टर मक्कड़ और कुलमीत मक्कड़, जो इसके पहले नहीं था, और मैं चाहता था कि एक स्ट्रीमलाइन हो जाए और अच्छी तरह से सारा काम हो, और तब से लेकर आज तक वो काम बेहतर होता चला गया है। अब मिस्टर मुकेश भट्ट हमारे प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन, तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री का जितना भला होगा वो हमारा भी होगा। बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं, लेकिन क्या करें, फ़िलहाल टाइम की कमी है और हमें प्रोग्राम कंप्लीट करना है। तो चलते हैं अब रैपिड फायर पे। हमेशा खुश कैसे रहा जाए? जो भी मुश्किलें आए ज़िंदगी में, स्माइल करते हुए आगे बढ़ो। सफलता मेहनत से आती है या भाग्य से? दोनों से आती होगी, लेकिन मेहनत के बगैर नहीं आ सकती। अगर आप डायरेक्टर ना होते तो क्या होते? मैं क्लार्क हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने का बहुत शौक। 60s की आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म? संगम, 1960 फिल्म। कौन सी चीज़ आप कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे? आपको। थैंक यू। अगर गुस्सा आए तो आप उस पर कैसे काबू पाते हैं? इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे गुस्सा। आपको गुस्सा आता ही नहीं है? मुझे गुस्सा आता नहीं है, लोगों को गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता। करेक्ट। आपके फेवरेट स्टार? इतने सारे हैं कि नाम नहीं ले सकता। ओके। कामयाबी का राज? मेहनत, कोशिश और फिर कामयाबी। ओके। छुट्टी का दिन कैसे बिताते हैं? फिल्में देखकर। कभी कभी बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में देखकर जितना चैन और जितनी खुशी मुझे मिलती है, किसी और चीज़ से नहीं मिलती। हॉलीवुड का फेवरेट स्टार? वहाँ भी इतने सारे हैं कि नाम कैसे लें। एक तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, आजकल ये लियोनार्डो डिकैप्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वहाँ तो इतने हैं, इसीलिए नाम मैं नहीं लेना चाहता कि एक नाम ले लिया तो ऐसे लगता है कि बाकी एक्टर अच्छे नहीं हैं। ओके। हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखना होगा और आपको ऑटोग्राफ साइन करना होगा। ये देखिए, बहुत प्यारी सी आपकी फ़ोटोग्राफ आज की हमने ऑलरेडी खींच ली है। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।
नमस्कार, मैं हूँ नील नितिन मुकेश। आपने मुझे कई फिल्मों में देखा है, बहुत प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है। मेरी इस छोटी सी कामयाबी के पीछे एक कहानी जुड़ी है, कोशिश की कहानी। आए देखे कोशिश से कामयाबी तक विद किरण जुनेजा ओनली ऑन DD नेशनल।